नमस्कार। उत्कर्ष सिविल सर्विसेज क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की परिचर्चा हमारी एक ऐसे कॉल पर है जिस पर बच्चों की रिकमेंडेशन थी कि इस पर थोड़ा सा कुछ बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए। इस विषय को चूज करने के पीछे पर्पज शायद समझ पाएंगे जैसे ही मैं कहूँगा कि हम दरअसल एक किताब के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है एम लक्ष्मीकांत। जनरली बच्चों को कई सारे कॉल रहते हैं कि सर एम लक्ष्मीकांत का एडिशन कौन सा है, एम लक्ष्मीकांत भारतीय जो राज्य व्यवस्था है और संविधान से संबंधित जिसमें बातें रखी गई हैं उसको क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, ऐसे कई सवाल बच्चों के मन में होते हैं। यानी कि जनरली आज की जो हमारी परिचर्चा होने वाली है वो परिचर्चा होने वाली है कि जिस सब्जेक्ट जिस संदर्भ पर मैं चर्चा करता हूँ क्लास में, जिस विषय के बारे में मैं पढ़ाता हूँ उसका नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, ये मेरे परिचर्चा का विषय होता है क्लास में। अब सबसे बड़ा जो एक क्वेश्चन तैयार होता है बच्चों का कि सर हम तैयारी करें इसके संदर्भ में, इस विषय के संदर्भ में, तो हमको क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, किस तरीके से पढ़नी चाहिए, वह हमारे सिलेबस के साथ में कितनी जुड़ती है, तैयारी में कितना योगदान रहेगा, हमको क्या सीखने को मिलेगा, ऐसे तमाम सवाल बच्चों की शुरुआत में रहते हैं। यानी कि सबसे पहले कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान में जो सबसे पहला सवाल रहता है, सबसे पहला सवाल रहता है कि कौन सी बुक है भाई, कौन सी किताब है। एक तो पहला सवाल इस बात का रहता है कि किताब कौन सी रहेगी, पहला संदर्भ बच्चे का यही रहता है। तो देखिए, अगर आप देखेंगे कि इस विषय के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय है, वैश्विक स्तर पर लगभग सभी देशों में प्रयोग किया जाता है वहां की व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए, तो विषय की महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा कंटेंट है, नो डाउट। लेकिन दरअसल क्योंकि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, एस्पिरेंट हैं, इस वजह से हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम इस व्यवस्था को पढ़ें तो इस व्यवस्था में इस आधार पर इस तरीके से सीखने का प्रयास करें कि हमको हमारे एग्जाम के हिसाब से बातें ठीक हो जाएं। और इस वजह से जनरली ये माना जाता है, बुक किताबें बहुत सारी हैं, आप लोग बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन आज का जो मेरा संदर्भ होगा जिस पे लगता है कि नहीं ठीक ठाक बात अपनी बन सकती है, उस किताब को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। एक किताब है एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत राइटर हैं और टाटा मैकग्रा हिल उस बुक को क्या करती है, पब्लिश करती है। वर्तमान में इस किताब का 7th जो एडिशन है, संस्करण है, वो आ चुका है और ये सबसे लेटेस्ट है, सबसे नया अपडेट है इस किताब का, जो कि इनफ है ये बात। तो कौन सी किताब है, एम लक्ष्मीकांत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दूसरा ये है कि एम लक्ष्मीकांत क्यों पढ़ें। क्यों पढ़े का मतलब ये है कि जब हमने क्लास में पढ़ लिया है, जब हमने कोचिंग के नोट्स पढ़ लिए हैं, तो इस किताब को क्यों पढ़ें। जनरली क्या है कि इस किताब में जो संवैधानिक शब्दों का मानकीकरण है वो बहुत शानदार है, और मानकीकरण आपके राइटिंग प्रैक्टिस में, यानी कि जब आप लिपिबद्ध कर रहे हैं भाषा को, तो वहां पर मानक शब्दों का प्रयोग होना जरूरी है। इस वजह से पढ़ने का संदर्भ ये होना चाहिए कि हमारी लिखावट में मानकीकरण बढ़े, इस वजह से इसको पढ़ना चाहिए। दूसरा ये है कि कैसे पढ़ें, यानी कि कैसे पढ़ें का मतलब ये है कि शुरुआत कैसे करें, यानी कि कैसे पढ़ें। तो आपको कुछ नहीं करना है कि आपको ये बुक लेनी है, और बुक में मैं आपको बता देता हूं कि शुरुआत कैसे करनी है, तो बहुत आसानी से चीजों को समझ पाएंगे। जैसे इसका सबसे पहला टॉपिक, शुरुआत होती है संवैधानिक विकास से, आप वहां से नहीं पढ़िए, आपको पढ़ना है भाई संविधान की अवधारणा। एक टॉपिक है, यानी कि संविधान की अवधारणा।
ये दरअसल संविधान निर्माण के बाद में रखा गया है। संविधान की अवधारणा, संविधान की अवधारणा में अगर जाओगे तो यहां पर आपको क्या क्या मिलेगा? संविधान की परिभाषा, संविधान के कार्य, संविधान की विशेषताएं, संविधान का वर्गीकरण। इससे आप ये समझ पाएंगे कि जो संविधान होता है उस संविधान के एक्चुअल फंक्शंस क्या हैं। ये बात जब आप संविधान की अवधारणा पढ़ लें तो इसके बाद में आपको पढ़ना चाहिए संविधान की विशेषताएं, यानी कि दूसरा टॉपिक आप जाएंगे तो संविधान की, जो भारतीय संविधान है उस भारतीय संविधान की कहां पर चले जाएं भाई? विशेषताओं पर चले जाएं। और विशेषताओं के साथ में आलोचना किस आधार पर की जाती है, इस संदर्भ में इस बात को पढ़ लें। यानी कि शुरुआत हमको क्या करनी चाहिए? बेसिक से करनी चाहिए, ताकि हमको एक समझ विकसित हो जाए उस विषय के बारे में। तो एक तो ये होता है कि कौन सी किताब पढ़ें, क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, जनरली सवाल होता है। इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करनी है कि क्या क्या पढ़ें, क्योंकि ये किताब देखते ही बच्चों के मन में एक सवाल पैदा हो जाता है कि क्या क्या पढ़ें। और क्या क्या पढ़े में, क्योंकि ये मोटी किताब है, आप देखेंगे एक बृहत स्तर पर, ब्रॉड लेवल पर लिखी गई किताब है। तो अगर बृहत किताब है तो इसके बारे में हमको ये पता होना जरूरी है कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। यानी कि पूरी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी है, बल्कि इसके कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ पर ही आपको फोकस करना है, उन्हीं को बार बार पढ़ना है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जात से सिल पर पड़त निशान। एक मोटिव है इस क्लास के माध्यम से कि जो उसके टॉपिक हैं, जो हमारी जरूरत के हैं, उनको हमको एक बार नहीं पढ़ना है, उनको हमको कई बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। और जब बार बार पढ़ेंगे तो जो भाषाई सुधार है वो स्वतः ही आपका क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। नॉलेज तो बढ़ेगा, मानकीकरण भी साथ में बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि क्या क्या पढ़ें। तो एक तो सबसे पहली बात होती है कि क्या क्या पढ़ें में, जैसे एक आप क्लास, कक्षा में जो परिचर्चा होती है उस पर तो आप पढ़ ही रहे होते हैं। दूसरा ये है कि जो कोचिंग का नोट्स है, जो अपडेट करके, कोचिंग का नोट्स है अपडेट करके आपको पढ़ाया जाता है, वो चीज़ तो ये तो आपको पढ़नी है भाई। यहाँ से आपको टू द पॉइंट जिस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं वो सीखने को मिलता है। दूसरा संदर्भ ये है कि ये जो किताब है, इस किताब से हमको क्या क्या सीखने को मिलेगा और क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको दो भागों में बांट लेते हैं। यानी कि यह किताब मेरी प्रारंभिक जो प्रीलिम्स है, प्रारंभिक परीक्षा है, इस प्रारंभिक परीक्षा में कहां तक मेरी सहयोगी है। और दूसरा भाई, अगर यह मुख्य परीक्षा है तो इस मुख्य परीक्षा में, यानी कि जो मुख्य परीक्षा है, मेंस की परीक्षा है, इस मुख्य परीक्षा में यह मेरी कहां तक सहयोगी है, ये बात। प्रारंभिक परीक्षा में अगर देखेंगे तो आपको यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 10 का संदर्भ देखने को मिलेगा। और अगर मुख्य परीक्षा में देखेंगे तो मुख्य परीक्षा में अगर आपका देखेंगे जीएस पेपर 2, और जीएस पेपर 2 का जो ए पार्ट है उसमें 5 यूनिट है। जनरली हम लोग इसे भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ में पांचों यूनिट को जोड़ देते हैं, संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ में। तो हमको ये देखना है कि ये किताब हमको कहां तक कारगर रहेगी, ये बात। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में जाएंगे तो प्रारंभिक परीक्षा में यानी कि लगभग संपूर्ण टॉपिक शामिल हैं, संपूर्ण टॉपिक शामिल हैं। आप एक बार देख सकते हैं। एक बात यहां पर जोड़ करके रखनी जरूरी है कि 10वीं जो यूनिट है प्रारंभिक परीक्षा की, उस 10वीं यूनिट में कुछ ऐसे संवैधानिक संस्थान हैं, कुछ संवैधानिक संस्थान जिनको शामिल नहीं किया गया है। तो उन संवैधानिक संस्थानों के लिए हम क्या कर सकते हैं? अल्टरनेट व्यवस्था कर सकते हैं।
यह किताब अपने मानक, अपनी गुणवत्ता और अपनी एक्यूरेसी के लिए बहुत फेमस है, प्रसिद्ध भी है और लोग इसे क्या करते हैं, स्वीकार भी करते हैं। और इसके मानकीकरण को कई बार जो संस्थाएं होती हैं, सिविल सर्विसेज संस्थाएं, वो इसको डिनाई नहीं कर पाती हैं। इस वजह से शुरुआत हमको ऐसी ही किताबों से करना चाहिए जहां से हम किसी चीज को गलत ना सीख रहे हों, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हम शुरुआत करते हैं ऐसी बातों को सीखना शुरू करते हैं जहां पर मिस्टेक्स हैं, जहां पर गलतियां हैं, और धीरे धीरे करके वो हमारे मन में स्टोर होना शुरू हो जाती हैं और बाद में जब हमको सही पता भी चलता है उसके बावजूद भी हमसे गलती होना शुरू हो जाती है। तो शुरुआत से ही जब आप शुरू करें, प्रारंभिक परीक्षा की शुरुआत करें, तो इस किताब में आपको टॉपिक मिल जाएंगे। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में अगर आप देखेंगे तो जैसे आपका 6वीं यूनिट में अगर आप देखेंगे तो 1919 तथा 1935 का अधिनियम, इसमें टॉपिक लिखा हुआ है भाई। तो यहां से आप चीजों को शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक है संविधान निर्माण, संविधान सभा। संविधान सभा के बारे में भी यहां पर रखा गया है भाई। संविधान निर्माण के बारे में, संविधान निर्माण की बात कर देते हैं तो संविधान निर्माण। अब संविधान निर्माण के साथ में अगर आप देखेंगे अगला टॉपिक, तो अगले टॉपिक में अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लिखा हुआ है कि जब आप देखेंगे तो यहां पर संविधान के स्रोत भी लिखे हुए हैं, अनुसूचियों को भी शामिल किया गया है। स्रोत का मतलब कहां कहां से, कौन कौन से देशों से बातें ली गई हैं, ये सवाल पूछा ही जाता है। अनुसूचियां भी लिखी हुई हैं, 25 भाग के बारे में चर्चा भी की गई है। 395 जो मूल संविधान में अनुच्छेद थे और जो जोड़े गए, वो सारा का सारा संदर्भ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप क्या करें, 1919 तथा 1935 का अधिनियम, संविधान निर्माण। संविधान निर्माण के साथ में मौलिक अधिकार हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। इसके बाद में प्रमुख संशोधन हो गए, प्रमुख संशोधन हो गए। और प्रमुख संशोधन के बाद में अगर आप देखेंगे तो संघ हो गया, और संघ के साथ में सुप्रीम कोर्ट और प्लस न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था। और साथ में जो आपकी 10वीं यूनिट है, 10वीं इकाई है, उसके भी लगभग सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे एम लक्ष्मीकांत में। तो एक तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा मानक शब्दों के साथ में शुरू होगी। मानक शब्दों के साथ में शुरू होने का मतलब यह है कि शुरुआत से ही आप बिना कुछ गलती किए अच्छे कंटेंट को सीख रहे होंगे। ये बात पहली बात हो गई। दूसरी बात है भाई, अगर आप मुख्य परीक्षा में देखेंगे, मेंस में देखेंगे, तो मेंस में कितनी इकाइयां हैं भाई, यानी कि पार्ट ए जो आपका पोर्शन है, और ये जो जीएस का पेपर है 2, तो जीएस के पेपर 2 के पार्ट ए में जो आपकी 5 यूनिट रखी गई हैं, जो आपकी 5 इकाई रखी गई हैं, आपको याद रखना है कि इनमें से जो 2 इकाई हैं, 2 इकाई, वो कौन सी 2 इकाई हैं भाई, 4 और 5, यानी इकाई नंबर 4, यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5, इकाई नंबर 5। अगर आप 4 और 5 को देखेंगे तो यहां से आपको 0 मार्क मिलेंगे, यानी कि चौथी और 5वीं यूनिट आपको एम लक्ष्मीकांत बिल्कुल भी कवर नहीं कराती। चौथी यूनिट में क्या लिखा हुआ है भाई, चौथी यूनिट में है 8 भारतीय राजनीतिक विचारक, और 5वीं यूनिट में है लोक प्रशासन और प्रबंधन। यानी कि इसका अरेंजमेंट, क्योंकि इसमें जो चीजें हैं वो आप कवर कर सकते हैं, और इस कवर करने का सबसे शानदार तरीका है कि हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो अपनी संस्था है उत्कर्ष, उत्कर्ष की अपनी खुद की चौथी और 5वीं यूनिट की बुकलेट है और साथ में क्लास नोट्स हैं। इस स्तर पर कई किताबों के संदर्भ के बाद में इसके मानकीकरण के साथ में हम कंप्लीट करा देते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात ये आती है कि जो 3 यूनिट है, यानी कि जो आपकी 3 इकाई है, इन 3 इकाइयों में इकाई नंबर 1, 2, इकाई 2
और इकाई नंबर 3। इनमें अगर आप देखेंगे तो हमारी एम लक्ष्मीकांत कुछ ना कुछ टॉपिक को क्या करती है भाई, कवर करती है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ टॉपिक हैं जो क्या हो जाते हैं भाई, कवर हो जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो इकाई नंबर 1 है वो 100% लगभग कवर है। 100% कवर का मतलब यह है कि लगभग सारे के सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाते हैं इससे। दूसरी और तीसरी यूनिट में कुछ बातें कंप्लीट होती हैं और कुछ बातें क्या हो जाती हैं, छूट जाती हैं। जैसे अगर आप पहली इकाई में देखेंगे यानी कि मुख्य परीक्षा हम देख रहे हैं, और अगर आप पहली यूनिट देखेंगे यानी कि पहली इकाई, तो इस पहली इकाई में शुरुआत होती है संविधान निर्माण से। तो आपको संविधान निर्माण यहां पर मिल जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। दूसरा आपको प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल चाहिए, आपको प्रस्तावना भी मिल जाएगी। प्रस्तावना के साथ में आपको मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य, इसके बाद में प्रमुख संशोधन, प्रमुख संविधान संशोधन बहुत बेहतर ढंग से मिल जाएंगे। इसके बाद में न्यायपालिका, और न्यायपालिका के साथ में न्यायपालिका की अन्य क्रियाएं और संघ राज्य संबंध, संघ राज्य संबंध। तो ये कहा जा सकता है कि जो पहली इकाई है 30 नंबर की, वह लगभग संपूर्ण आपको मिल जाएगी एम लक्ष्मीकांत में। संपूर्ण मिलने का मतलब यह है कि हाँ, मानक आधार पर यहां से सीख जाओगे। बहुत सारी चीजों की और जरूरत होती है तो आपके लिए क्लास नोट्स और प्लस संस्था का आप बुकलेट भी पढ़ सकते हैं, दूसरी जगह के भी पढ़ सकते हैं, जहां से आप ऑथेंटिक समझते हैं, वो आपकी मर्जी होती है भाई। इसके बाद में अगर आप दूसरी यूनिट देखेंगे तो दूसरी इकाई में अगर आप देखेंगे तो दूसरी इकाई को 2 भागों में बांट लेते हैं। एक वो भाग बांटते हैं जो आपको एम लक्ष्मीकांत से मिल जाएंगे, और एक वो भाग बांटते हैं जो एम लक्ष्मीकांत से आपको क्या करना है भाई, नहीं मिलेगा। तो पहली जो दूसरी इकाई है उसमें जो संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, या इसको बोला जाता है गैर संवैधानिक संस्था। यानी कि जो संवैधानिक संस्था है या जिसको बोला जाता है गैर संवैधानिक संस्था, यानी कि जिसमें निर्वाचन आयोग है, यूपीएससी है, पीएससी है, कैग है। संविधानेतर संस्था का मतलब यह है कि जो नीति आयोग है वो आपको यहां से मिल जाएगा। दूसरी चीज जो आपको मिलेगी वो मिलेगी भाई राजनीतिक दल। तो एक तो टॉपिक राजनीतिक दल वाला भी क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीट हो जाएगा, और दूसरा कंप्लीट हो जाएगा मतदान व्यवहार, ये बात। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा एम लक्ष्मीकांत से। और जो नहीं दूसरी इकाई का कंप्लीट होगा उसमें जो लिखा हुआ है कि भारतीय जो राजनीति है, यानी कि भारतीय जो राजनीति है, इस भारतीय राजनीति में जो जाति, धर्म, भाषा, निर्जातीयता, लिंग, वर्ग का जो प्रभाव पड़ता है, तो एक तो प्रभाव और भूमिका वाला जो सेगमेंट है वो आपका नहीं मिलेगा। ये वाला सेगमेंट नहीं है एम लक्ष्मीकांत में। साथ में जो दूसरा टॉपिक है सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी भी नहीं है। यानी कि दूसरा सेगमेंट है सिविल सोसाइटी का, ये भी नहीं है। सिविल सोसाइटी के साथ में अगर देखेंगे कि जन आंदोलन आपको नहीं मिलेगा, तो जन आंदोलन भी एम लक्ष्मीकांत में नहीं है। और साथ में राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा के मुद्दे, तो आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है कि दरअसल कौन सी चीजें हैं और कौन सी चीजें नहीं हैं। तीसरी इकाई को देख लेते हैं। तीसरी इकाई में भी इसी तरीके का हम क्या कर सकते हैं भाई, डिवीजन कर सकते हैं। और तीसरी इकाई में अगर आप देखेंगे तो जो सबसे पहला टॉपिक है, यानी कि कौन सी चीजें हैं, तो एक तो आपका स्थानीय सरकार और जन भागीदारी इसी से सुनिश्चित होती है। तो ये तो आपका शामिल ही है 74वां संविधान संशोधन, और
73वें और 74वें संविधान संशोधन से ही स्थानीय सरकार स्थापित की गई। एम लक्ष्मीकांत पूरा करती है। इसके बाद में कुछ जवाबदेही संस्थानों के बारे में, जवाबदेही जो संस्थान है, जवाबदेही संस्थान, इन जवाबदेही संस्थान में अगर देखोगे तो आपको SC ST OBC आयोग, CIC महिला आयोग, सतर्कता आयोग, ये तो आपको मिल जाएगा किसमें, एम लक्ष्मीकांत में। यानी कि एम लक्ष्मीकांत में क्या क्या मिलने वाला है भाई, SC आयोग, ST आयोग, OBC आयोग, सूचना आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, सतर्कता आयोग, ये आपको मिलने वाला है कहां पर भाई, एम लक्ष्मीकांत में। लेकिन और मानवाधिकार आयोग भी मिल जाएगा यहीं पर, मानवाधिकार आयोग। लेकिन जो चीज नहीं शामिल है, यानी कि इतना ही आपका कवर होगा तीसरी इकाई एम लक्ष्मीकांत से, प्रतिस्पर्धा आयोग, यानी कि प्रतिस्पर्धा आयोग, और साथ में प्रतिस्पर्धा आयोग के बाद में अगर आप देखेंगे तो उपभोक्ता फोरम, यानी कि उपभोक्ता फोरम, ये दो संस्थाएं जो हमारे जवाबदेही संस्थाएं हैं उनमें शामिल नहीं है। यानी कि इनको शामिल नहीं किया गया है। लोकतंत्र की विशेषताओं, ये जो लोकतंत्र की विशेषताएं हैं इनको शामिल नहीं किया गया कि विशेषताएं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से पढ़ना पड़ेगा। लोकतंत्र की विशेषताएं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, इसके बाद में CBO है, NGO है, SSG है, और इसके बाद में मीडिया। ये वाला जो सेगमेंट है तीसरी इकाई का, यह भी शामिल नहीं है एम लक्ष्मीकांत में। तो इस वजह से सिर्फ एम लक्ष्मीकांत पूर्ण नहीं मानी जाएगी। हाँ, पहली इकाई प्रारंभिक परीक्षा इसको लगभग कंप्लीट करती है। मुख्य परीक्षा में जब हम आते हैं तो इकाई नंबर 1 को वह पूरी तरह से कंप्लीट करती है। इकाई 2 और 3 की कुछ बातें कंप्लीट करती है और कुछ बातों को हमको कहां से पढ़ना पड़ेगा भाई, बाहर से पढ़ना पड़ेगा। ये बात है। तो बात ये आती है कि आप सिर्फ जो टॉपिक दिए गए हैं एम लक्ष्मीकांत में, यानी कि आप अपना सिलेबस उठाइए और सिर्फ उन्हीं टॉपिक को पढ़ना शुरू करिए जो एम लक्ष्मीकांत में दिए गए हैं। उनको बार बार रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए, लिखने का अभ्यास करिए। बाकी जो बची हुई बातें होती हैं उसके लिए बहुत बेहतर है कि आप जो क्लास के नोट्स हैं जिसमें आप पॉइंट वाइज पढ़ाई करते हैं या किसी के मिल जाएं आपको तो उससे कर सकते हैं। दूसरा, आप नोट्स संस्थागत किसी भी संस्था से, जो संस्था अपडेट करके रखती हो, जैसे मैं जिस संस्था के साथ में जुड़ा हुआ हूं उत्कर्ष सिविल सर्विसेज क्लासेस के साथ में, तो जनरली जो हमारी नोट्स के मामले में बातें होती हैं या नोट्स को जब इशू करना होता है तो एक पूरा का पूरा विभाग है RD डिपार्टमेंट, उनके साथ में हम जुड़ते हैं। उसमें क्या होता है कि नई बातें अगर कुछ नवाचार जोड़ना होता है तो वो भी जोड़ते हैं। इसके बावजूद भी आप स्वतंत्र हैं क्योंकि आपको नोट्स समझ में आने चाहिए। उनको भी बार बार पढ़ करके क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि जब आप मुख्य परीक्षा लिख रहे हो तो उसमें मानक शब्द हो, स्टैंडर्डाइजेशन से लिखोगे तो उसमें नंबर बढ़ने की गुंजाइश ज़्यादा होती है और चेक करने वाले को लगता है कि आप एक ऑथेंटिक सिविल सर्वेंट बनने के काबिल हैं और आपकी क्षमता उस अधिकारी के रूप में कार्य करने की दिख रही है। इस वजह से आज की परिचर्चा एम लक्ष्मीकांत के संदर्भ में थी कि कितनी पढ़ें। तो ये चर्चा रखनी जरूरी थी क्योंकि बच्चों के बीच में काफ़ी सारा असमंजस बना रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि उस बात को क्लियर कर पाए हैं हम लोग कि इस बुक को किस तरीके से कितना पढ़ना है और कौन से एडिशन को पढ़ना है। उत्कर्ष भी ऐसे मानकों को लेकर के हमेशा आगे बढ़ता रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। मानक तरीके से अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, पूरी रिसर्च टीम के द्वारा भी, उत्कर्ष के द्वारा नोट्स भी तैयार किए जाते हैं, क्लासरूम प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। नव वर्ष जो आपके लिए नई उम्मीद, नया इतिहास लिखने के लिए मौका देने वाला है, उस मौके के लिए उत्कर्ष भी आपके लिए कुछ प्रस्तुत कर रहा है, उत्कर्ष भी कुछ लेकर के आ रहा है।
मेरे पास में आपके नए साल के उपहार के लिए, आपकी झोली में डालने के लिए एक छोटा सा उपहार है, ताकि आप अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकें, अच्छी गुणवत्तापूर्ण बना सकें और कामयाब हों आप अपने जीवन पे। आपका मन कर रहा होगा कि ऐसी कौन सी बात है जो इस जानकारी के बाद में उसको शामिल करना चाहते हैं। तो देखिए, नए साल में उत्कर्ष की तरफ से एक ऑफर लाया जा रहा है। नया साल, नया जोश, कीजिए एक नई शुरुआत। एमपीपीएससी के सबसे गुणवत्तामूलक व सबसे किफायती ऑनलाइन कोर्सेज पर डिस्काउंट चल रहा है अप टू 90% तक। ये बहुत बड़ी बात होती है कि नया साल नए जुनून के साथ में और नई अपॉर्चुनिटी के साथ में हमको मिल रहा है। उत्कर्ष आपको ये चीज प्रोवाइड करवा रहा है। इसका नाम दिया गया है न्यू ईयर महाबचत ऑफर। 29 दिसंबर 2023 से 2 जनवरी 2023 तक यह ऑफर चल रहा है। बच्चों से मैं यही कहूंगा कि आप अपनी तैयारी को और योग्यतापूर्ण बनाइए और उत्कृष्ट बनाइए, तो आप इन दिए गए नंबरों पर, या नंबर मेरे को तो नहीं दिख रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी आपको नंबर तो भाई मिल ही जाएंगे। 650 प्लस ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल है उत्कर्ष ऐप पर। तो आज ही जाना है, डाउनलोड उत्कर्ष ऐप करना है और गूगल प्ले या ऐप स्टोर से, और वहां जाकर के इन कोर्सेस का लाभ उठाना है। तो आपको जल्दी से जाना है उत्कर्ष ऐप पर और वहां पर जाइए और देखिए कि क्या आपके कोई काम की चीज है, और अगर आपके काम की चीज है तो आज ही लाभ उठाइए इस 90% उत्कर्ष की तरफ छूट का। आज की क्लास को इससे मैं विदा लूंगा। मेरे पास में अभी तो इतना ही था। नए साल की, नवागत वर्ष की शुभकामनाओं के साथ में मैं आपसे विदा ले रहा हूं। धन्यवाद।